साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। साथियों, एक तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जब भी मेरा वीडियो आए तो कृपया, थोड़ा लंबा होता है, मैं माफ़ी चाहता हूं और आप कृपया उसको पूरा देखा करें। मैं सब्सक्राइबर वगैरह तो कुछ मांग नहीं रहा हूं, आपकी मर्जी है तो दीजिए, आपकी नहीं मर्जी तो मत दीजिए, मेरा उससे कोई वो नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बात आगे तक पहुंचे। दूसरा ये कि मैं वो बात ही कहता हूँ दोस्तों, जो हम सिपाही से लेके और ऑनररी कैप्टन लिए तो भी तब तक हम वो लोग जो प्रैक्टिकल करते हैं उसी के ऊपर मेरा मंथन होता है। जब भी कोई झूठ फैलाता है सोशल मीडिया के ऊपर तो मेरे को आग लगती है और मैं ये कैमरा लेके बैठ जाता हूँ और उसमें से ही मंथन करके छोटी मोटी बातें जो आप और हम करते आए हैं वही हमारा सबसे बड़ा प्रूफ है और उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को ये बातें कह देता हूँ। तो आज के इस मंथन के अंदर सबसे बड़ी बात एक तो हरियाणा सरकार की है, दूसरी जो हमारा है कुपवाड़ा के अंदर एक बहुत ही गंदा खेल खेला गया है पुलिस के डीएसपी द्वारा, और सेना के ऊपर अभी जो बदलाव की बात चल रही उसकी भी सच्चाई जानेंगे। कपिल के द्वारा अभी साबका का जंतर मंतर में प्रदर्शन और आज 19 जुलाई का उसके बारे में बात करेंगे। अग्निवीर के ऊपर कैसे क्या चीज़ हो रही है, कैसे पैसे उसको पेमेंट हो रहे हैं, किस तरह से उसको एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, उसके बारे में भी देखेंगे। और एक सूबेदार साहब अपनी मौत मांग रहे हैं अपने सीओ से, भारत सरकार से, राष्ट्रपति से, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सेना में ईमानदारी से ड्यूटी की। तो इनमें हम मंथन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हरियाणा सरकार के ऊपर। हरियाणा सरकार ने बहुत ही बड़ी घोषणाएं कर दी है अग्निवीरों के लिए। मेरे ख्याल से देश के सारे अग्निवीर जो आएंगे वो हरियाणा सरकार में खप जाएंगे। लेकिन साथ में यार मेरे को समझ में ये नहीं आया कि चुनाव तो है 2024 के अंदर और जितनी भी वेलफेयर की लिस्ट निकली है वो लागू होगी 2026 में। तो भाई अभी ये है आपको वोट देने के लिए, आप वोट दे के बीजेपी की गवर्नमेंट बनाओ वहाँ पे, तो आपको 26 में हो सकता है कि उसका 10% भी लागू होगा तो कुछ अग्निवीरों को फायदा हो सकता है, मैं मानता हूँ। दूसरा, जो कुपवाड़ा के अंदर जो हादसे हो रहे हैं उसके अंदर एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया जिसके अंदर आप सभी ने देखा है कि एक डीएसपी रैंक का अधिकारी आतंकवादी से मिला हुआ और सेना की पल पल की रिपोर्ट देता हुआ, आप सभी ने वो वीडियो देख चुके हैं इसलिए मैं वो वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसियाँ क्या कर रही है, किस तरह से आतंकवादियों के फ़ोन से वो ट्रैक हो जाता है, बट अपना जो खुद का जो साइफर है उस सिस्टम से वो ट्रैक क्यों नहीं हो पाया, क्यों नहीं जो हमारी इंटर सिक्योरिटी है उसके अंदर भी उसकी जांच होनी चाहिए कि वो क्यों नहीं आया। उसके ऊपर बहुत कुछ निकलेगा और उसके ऊपर कईयों के हाथ भी मिलेंगे। अब आते हैं सेना में 360 डिग्री का पता नहीं कौन सा बदलाव होने जा रहे हैं। किसी मेरे एक भाई ने एक वीडियो डाला, मैं उस भाई को कहना चाहता हूं कि भैया थोड़ा नॉलेज अगर आपके अंदर पास है तो हर 10 साल के अंदर एक जो पे कमीशन निकलता था, अब निकलेगा नहीं निकलेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन पे कमीशन से पहले एक मैन पावर रिवीजन होता था जिसको कोई भी बटालियन, कोई भी ब्रिगेड, कोई भी यूनिट खड़ी होती, चाहे इन्फेंट्री, आर्टी या सपोर्टिंग आर्म्स की, तो उसके पास में दो चीज़ें होती है कि जैसे हमारा फील्ड और पीस, तो उसकी जो स्ट्रेंथ या इक्विपमेंट, गाड़ी, हर चीज़ सुई तक का हिसाब किताब किस में होता है, WET और PET में। WT और PET यानी कि वार इक्विपमेंट टेबल, पीस, ठीक है ना, जिसको PET कहते हैं, और जो फील्ड वाली होती है उसको WET कहते हैं, वार इक्विपमेंट टेबल और पीस इक्विपमेंट टेबल। अब ये हर 10 साल के अंदर उसकी भी कमेटी बैठती है पे कमीशन से पहले, जिसमें मैन पावर का रिवीजन होता है कि कहीं से कम बेसी तो नहीं करना होता है। अब ये चीज़ गवर्नमेंट ने अभी मान लो हो सकता है पे कमीशन देना हो या फैक्टर देना हो, तब भी वो अपनी एक बार जांच करना चाहे तो पता नहीं कितना बड़ा चढ़ा के
और सेना में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा। हमने अपनी पूरी नौकरी के अंदर ये जो 3 पे कमीशन देखे हैं, इन तीनों पे कमीशन के अंदर पहले जब ये कमेटी आती थी, पहले मुझे जब मैं नायक था तो उस टाइम जो फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं कि मैं लैब में खड़ा था, अचानक 6 आदमी आ गए, 6 नायक हवलदार, मैं ऑर्डिनेंस का हूँ, अम्युनिशन टेक्नीशियन था, तो मेरे पास बंदे भेजे गए SHT के, स्टोर हैंड टेक्नीशियन। बोला इसको आपके पास में शो करना है, टीम आई हुई है। और इस तरह से मुझे नहीं पता था कि ये 6 आदमी मेरे पास क्यों आए हैं। तो जब मैंने फ़ोन किया अपने OIC को कि साहब ये आप बंदे क्यों आए, 6 बंदे, मुझे क्या करना है, कि आपको पता नहीं है, यू आर एम्युनिशन टेक्नीशियन, यू आर ऑथराइज 6 टेक्नीशियन पर डे इन लेबोरेटरी। इस लैब के अंदर बाहर की तरफ मॉनिटरिंग करने के लिए, सेलों को, फ्यूजों को रख रखाव के लिए, मैन पावर को डील करने के लिए, जो एम्युनिशन रिपेयर हो गया उसको अलग रखने के लिए, ये सब SHT करते हैं। एक शेड के अंदर एक स्टोर कीपर होता है, उसको 4 SHT लागू होते हैं। तो यार अभी तक तो CAD पुलगांव जैसी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जहां SHT प्लाटून पूरी है, आज तक एक SHT अंदर नहीं गया, और आज जब टीम आई तो सारी SHT अंदर है। तो साहब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो अपने कच्छा धोने वालों को, बूट पॉलिश वालों को, सबको ऐसे मतलब सेट कर देंगे टीम जाने से पहले कि ना तो कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। वो हमेशा ही डेफिशिएंसी दिखाते हैं। तो सरकार चाहे अपना कुछ भी कर ले, अंदर उनके महारथी बैठे हुए हैं वो सेटलमेंट करने के लिए, वो किसी के हाथ में नहीं आने वाला है और न कुछ होने वाला है। इसके आगे हम चलते हैं। एक हमारे कपिल साहब ने लगातार बुस्ट पे बुस्ट मारा है। एक बुस्ट मारा कि भाई ताऊ बलदेव को साथ में लेके, जबकि ताऊ बलदेव ने बोला कि हमारा सेक्रेटरी कपिल ही है, लेकिन फिर भी उसने बात को घुमा दिया, भी हरपाल का नाम ले, मेरा मत ले। और वहाँ पे हरपाल से आज हम 1 महीने से कोई बात पे जुड़े हुए हैं कि भाई हरपाल क्या बात है, बात को क्लियर करो। तो हरपाल ने क्लियर बोल दिया कि साहब बहुत तबीयत खराब है, मैं अपने बेड में हूँ, बेड रेस्ट में हूँ, मेरे पेट में बहुत तकलीफ है, और मैंने साबका संघर्ष कमेटी तरन तारण को अपना इस्तीफा लिखित में दे के भेज दिया, और वही कॉपी उन्होंने हमें भेज दी। मैं इस पर नहीं डाल सकता क्योंकि उसका भी गलत यूज लेते हैं लोग, लेकिन किसी को चाहिए तो हरपाल का नंबर मैं दे दूंगा, मेरे नंबर पे आप संपर्क कीजिए, आप उससे बात कीजिए। वो साबका संघर्ष कमेटी का अभी सेक्रेटरी नहीं है, तो अब उसका नाम ले रहे हैं, और जंतर मंतर पे बोले हम जल्दी ही बैठेंगे और बहुत ही जल्द है जो आंदोलन शुरू करेंगे। देश में कहीं पर भी आंदोलन की सुबह, जैसे मेरे जो अपने सोर्स है, मैं भी एक 2-3 ड्यूटी करता हूँ, जैसे कि अपना लाइजन भी होता है, साथ में स्पोक्समैन की ड्यूटी भी करता हूँ अपने स्टेट की, तो साथ में अपना कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो जितना मेरे से होता है तो लोगों का साथ में संपर्क तो रहता ही है, लेकिन अभी तक कोई जंतर मंतर की बड़ा हमारा तो कोई प्लान अभी तक कोई बना नहीं, किसी देश भर में नहीं बना किसी भी संगठन का अभी तक, लेकिन पता नहीं ये बना रहे हैं, अच्छी बात है। अब साथ में मतलब जो हमारे सिविल कर्मचारी है, उन्होंने एक सांकेतिक एक ज्ञापन दिया था वित्त मंत्रालय को कि भाई 19 तारीख को हमारा देश भर के अंदर एक सांकेतिक आंदोलन होगा, और उसको होगा कैसे, ओनली ऑफिस टाइम में नहीं, ऑफिस टाइम में काम करेंगे। जब लंच ब्रेक होगा तो उस लंच ब्रेक में, क्योंकि आपको पता है एक कर्मचारी हड़ताल पे जाता है तो उस पर कोई भी एक्शन हो सकता है, ये लॉ है उसके, वो लॉ में बंधा हुआ है। लेकिन जो हमारा लंच टाइम है वो हमारा ऑन टाइम है। उस टाइम के अंदर अगर हम लंच करें या हम बाहर खड़े होके अपने आधा घंटा अपना मौन धारण करें, यहाँ सरकार को चेताएं कि भाई हमारी ये मांगे स्वीकार करो, उसको बहुत बड़ा आंदोलन देश का बता दिया। आज अगर वो आपने 19 जुलाई थी, आपने टीवी पे देखा है, कहीं आपने भीड़ इकट्ठी देखी है, कहीं पे देखा है इस आंदोलन को, तो आपकी ठीक है। और उसका सब्जेक्ट जो लेके आ गया है वो 18 महीने का एरियर लेके आ गया है, और पता नहीं क्या क्या लेके आ गया है। तो इस तरह से एक आपको यूट्यूब से पैसा कमाना, कमाइए भाई, लोगों को गुमराह मत कीजिए, ठीक है ना। तो ये एक हुआ। अब आता है देश के अंदर अग्निवीर के ऊपर अब एक और युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध क्या छिड़ गया, सोशल मीडिया के ऊपर जो हिंदू ग्रुप है वो सारा का सारा टूट पड़ा है हम जैसे लोगों के ऊपर, जो बोलते हैं कि ये अग्निवीर स्कीम ठीक नहीं है, सेना के लिए कमज़ोर, देश के यूथ के लिए कमज़ोर, देश के खुद के लिए कमज़ोर, सबके लिए कमज़ोर है।
वो हमें टारगेट बोल के ये बोल रहे कि तुम लोग कलमुहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो। देश बहुत ही खतरे में, देश मतलब कि समाज बहुत खतरे में है। मुस्लिम लोग हिंदुओं को काट देंगे, इसलिए हर हिंदू के अंदर, एक घर के अंदर एक सैनिक होना चाहिए, ट्रेनिंग किया हुआ। वाह, क्या मीनिंग निकाला। उधर से जितने मौलवी है वो मस्जिदों में चढ़ चढ़ के और वो फूंकने वाले में आवाज़ दे रहे हैं, जितने मुस्लिम हैं सारे के सारे अप्लाई करो अग्निवीर में और ट्रेनिंग करके वापस आओ। अब कहने का मतलब कि मेरे को तो कोई शक नहीं रहा है कि धर्म युद्ध या गृह युद्ध ये आगे आने वाले चंद ही सालों में है, चाहे इस सरकार के अंदर हो जाए या इस सरकार के बाद हो जाए, ये तो होना ही है। इस स्टेज पे तो हमको लेके आ गए ना कि हम एक दूसरे के जान के पैसे हैं, एक दूसरे को हमसे खतरा है और खतरा मिटाने के लिए हमको एक दूसरे को मिटाना पड़ेगा। मीनिंग तो ये निकलता है ना। अब देश का कौन सोच रहा है कि देश की सेना में 4 साल में वो बंदा कर क्या लेगा, 4 साल में उसकी 1 साल की छुट्टी हो जाएगी, बच के 3 साल, 3 साल के अंदर वो कौन सी ट्रेनिंग करेगा, क्या करेगा क्या नहीं। एक सोल्जर बनने के लिए कम से कम 7, 8, 10 साल लगते हैं। अब यहाँ पर एक टेबल दे दी है, आज 40,000 की वैकेंसी निकाल के 30,000 से 40,000 उसकी तनख्वाह बता रहे हैं। मैंने टेबल में ब्रीफ सब किया है, आप उसका क्लिप को सुन सकते हैं। अपना ही पैसा, उसी का अग्निवीर का निकला हुआ पैसा, उसमें कुछ पैसे मिला के आपको दे रहे हैं, जबकि कम से कम आपको अपनी पूरी पेमेंट देते, उसके बाद में अगर वो अमाउंट मिलती तब थोड़ा और भी उसका कुछ फ़ायदा हो सकता था। लेकिन जहाँ से भी देखो उसको मार ही मार है। वो पेट के भाड़े पड़ा है, कैसे पड़ा है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये अग्निपथ स्कीम इस देश के लिए नहीं है। अगर आपको यूरोपियन कंट्री के लिए देना है तो आप यूरोपियन कंट्री के अंदर राष्ट्र सर्वोपरि कैसे होता है कि राष्ट्र का राष्ट्रपति से लेके और मजदूर तक का बच्चा जाता है सबसे पहले डिफेंस में। डिफेंस सर्टिफिकेट के बाद में चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में जाए चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में जाए। आप भी कर दीजिए ना इंडिया में ऐसा, पहले डिफेंस में ले लीजिए और सारी डिफेंस में ले लीजिए ना, सर्टिफिकेट देना सभी को। 3 साल वो नौकरी कर जाएंगे, सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। जितनी पैरामिलिट्री फोर्स है जो हमारी फर्स्ट लाइन की है, सबके अंदर ले लो आप। वो चाहे राष्ट्रपति का लड़का है, चाहे प्रधानमंत्री का है, चाहे किसी मंत्री का है, लो ना अंदर। फिर उनकी जब लाश जाएगी तब उनको पता चलेगा कि शहीद का दर्जा देना है कि नहीं देना है। जब बंदे की जान चलेगी तो फिर वो शहीद तो हो ही गया ना देश के ऊपर, तिरंगे के लिए। अब क्या रह गया उसका, अग्निवीर का क्या रह गया परमानेंट का। सोचना होगा सरकार को। आपको सरकार सोच लेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको सरकार को ये शिक्षा अभी ये पूरी 5 साल जहाँ जहाँ आपका इलेक्शन होगा ना, आपको इसकी शिक्षा मिलती रहेगी। ये मेरा दावा आपके साथ में। अब एक जेसीओ है, वो जेसीओ बराबर सरकार से, राष्ट्रपति से उसने इतने पत्र लिख दिए हैं, इतने टीवी चैनलों में इंटरव्यू दे दिए हैं, क्योंकि नेशनल मीडिया तो उसको कवर करेगी नहीं। पता ही है आपको हमारे को कितना किया, मतलब बाकी को कितना किया। तो ये एक बहुत बड़ी एक विडंबना है कि सच्चाई की आवाज़ सुनना नहीं है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था कि भाई जो ये 3 लॉ आए हैं ये हमारी डेली रूटीन की लाइफ में क्या इफेक्ट करेगा। इतना अच्छा मैंने मेहनत करके उसके अंदर वो बनाया था, लेकिन किसी ने नहीं देखा उसको। 500-400 आदमी ने देखा और बस ठीक है भाई, ठीक है ना। जबकि जब मैंने IGDG वाला जब किया था तो उसको तो बहुत लोगों ने देखा। तो भाई वो आप ही के लिए देव लिखा है कि आपको इन जो नए कानूनों से किस चीज़ से सावधानी रखोगे तो आप बच पाओगे, नहीं तो ये आपके कानून भले ही आपके स्वतंत्र भारत ने बनाए हो, लेकिन ब्रिटिश के कानून से 10 गुना खतरनाक है। ये मेरा अपना आकलन है, ठीक है ना। और ऐसे ही नहीं है, मैंने स्टडी करके उसके अंदर डाले, क्लाउड डालें, और किसी को डाउट है तो वो सोशल मीडिया पे जाके और गूगल करके उस चीज़ को देख सकता है, ठीक है ना। अब वो साहब मांग रहा है मौत। क्यों मांग रहा है? कि उसके सीईओ ने पैसा लेके और वहाँ अंदर बंदे करवाए, और उनके जो 1/20 की जो गार्ड लगी हुई थी, वो जेसीओ वहाँ पे इंचार्ज था, उसके नीचे जवान थे 20, उनको वहाँ से हटा दिया और उसने अपना काम कर लिया। इसका ये वीडियो याद देके मुझे अपनी ज़िंदगी आ गई। 5 या 6 का कश्मीर का कुपवाड़ा का टाइम था। मैं किसी RR बटालियन की जो अम्युनिशन का इंस्पेक्शन करने गया हुआ था। एक सुबह के टाइम में टेकड़ी थी, टेकड़ी के ऊपर हमने अम्युनिशन लेआउट कर रखा था, और अम्युनिशन लेआउट कर रखा था उसके नीचे ही एक बैरियर लगा हुआ था, नीचे से एक रोड निकलती थी।
हुआ क्या, बैरियर नीचे होता था, कोई भी गाड़ी जाती तो वहाँ थोड़ी सर्चिंग होती थी। हम लोग अपना इंस्पेक्शन कर रहे हैं, राउंड देख रहे हैं, कुछ भी करें, इतने में क्या होता कि ALS आके रुकती है। ALS रुकती तो उसमें से एक सिविलियन बंदा पीछे मुंह निकालता है। जैसे ही वो मुंह निकालता है तो जो हमारे पास में कोई एक एडम साइड से कोई चाय पकौड़े लेके आया, मतलब भाई टी ब्रेक के लिए, वो लड़के ने उस चेहरे को देख के बोला चच्चा जान। अरे यार चच्चा जान, मतलब उसको पकड़ा तो कैसे बोला चच्चा जान? अरे इस गाड़ी में मेरे चच्चा जान है, वो आज से 6 साल पहले घर छोड़ के भाग गए थे। जो वहाँ का एक जेसीयू था साहब, मुझे दाद देना पड़ेगा, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरी अंतर आत्मा से अपने तिरंगे झंडे की कसम खा के बोलता हूँ, उसने सीधा RL को उठाया 84 वाली को और सीधा का सीधा जाके उस ALS के आगे ठोक दिया, ठीक है ना, और राउंड ले लिया हाथ में। दूसरे जेसीयू को बुलाया कि जो आगे बैठा हुआ नीचे उतार इसको, उसके हाथ में वॉकी टॉकी सेट था और उसने इतना उतरते टाइम हम सुन रहे हैं कोई ऐसे पहाड़ी है बस, साहब मैं पकड़ा गया। वो अपने कमांडर को फ़ोन कर रहा है और उसके अंदर एक मेजर साहब बैठे हुए थे। मेजर साहब को नीचे उतारा, वॉकी टॉकी निकाला, सीधा का गार्ड लगाया और ये सिख रेजिमेंट थी या सिख लाई थी और ये कुपवाड़ा सेक्टर की बात थी। तो ये मैं उस साहब की इस बात को सपोर्ट करता हूं कि ऐसा नहीं है, इसमें जब यूनिट जाती है 2-3 साल के लिए तो कुछ कंप्रोमाइज इनका होता है, ठीक है ना। इतने तुम वहाँ से भेजोगे, इतने हम मारेंगे, उनको छूट होती है मारने के लिए, इनको इनपुट भी वहीं से मिलती है कि यहाँ से हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप जो पहला बैच आ रहा है ये 20 आदमी का है, आप उसके अंदर जितना मारना मार देना, लेकिन जो नेक्स्ट वाला पीछे से आ रहा है तब तक आप इनकी डेथ बॉडी ढोगे, हम निकाल देंगे। ये उससे उगलवाया गया, बाद में उसकी कोर्ट में इंक्वायरी, उसका कोर्ट मार्शल हुआ और वो मेजर साहब आज जेल के अंदर है। कहने का मतलब गलत नहीं है, लेकिन ये जेसीयू अपना पूरा प्रूफ दिया। अब इसको आर्मी एक्ट एक ऐसा बना हुआ है, वो जो 80 में ऐसा है कि जेसीयू को बगैर किसी, बस जब अगर लगे सरकार को, राष्ट्रपति को आप अनुशंसा भेज देंगे कि ये जेसीयू सेना के लिए ठीक नहीं है, तो वो उसका कमीशन चाहे कितना ही हुआ हो उसको बाहर निकाल देंगे उनको, ठीक है ना। जेसीयू के लिए जो ब्रिटिश का रखा हुआ था कानून, वो आज भी रखा हुआ है। तो हम तो ब्रिटिश कानून ढो रहे हैं। उस साहब को बाहर निकाल दिया, पेंशन दे रहा, वो बोला मुझे पेंशन क्यों दे रहे हो? मैंने तो एक कर्नल की शिकायत की है, अगर वो झूठी की तो मेरे ऊपर तो कोर्ट मार्शल बैठाओ, सूखा बाहर भेजो, मुझे पेंशन नहीं चाहिए और जितनी सजा मिले वो सजा दो मेरे को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब वो जेसीयू सच बोल रहा है, जो आप आगे क्लिप पे सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, सॉरी भूल गया, उस ALS के अंदर बाद में 14 मिलिटेंट रिकवर किए गए थे। मिलिटेंट आगे बैठे हुए थे अंदर ALS में, और जो पीछे की तरफ थे उसमें उस सिख या सिखलाई के पीछे वो बंदे बैठाए हुए थे, और आगे ड्राइवर और को ड्राइवर में वो मेजर साहब थे। ये मैं आगे फिर ऐड कर रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद। ये मेरे भाई कपिल ने एक वीडियो जारी किया है कि 18 माह का DA एरियर पर घमासान है। 19 जुलाई को देश भर में प्रदर्शन है और केंद्र को खुली चेतावनी दे दी गई है। वीडियो में आप लोगों ने सुना ही होगा, क्योंकि इसमें 15-20 हज़ार आदमी ने सुन ही रखा है। ये बहुत पहले का फ़ोटो है जब 1 आवर हुआ था। अब मेरा कहना यही है कि कभी आपने कहीं TV पर भी ऐसा कुछ देखा कि कहीं पर भी कोई हुआ है प्रदर्शन ऐसा? आज 19 जुलाई थी, देखा है तो कृपया सूचित करना, अन्यथा हम वीडियो में आगे इसका जिक्र करेंगे। अब ये फ़ोटो भाई उसी गाड़ी का है जिस गाड़ी के अंदर ये मीटिंग करके आ रहे हैं, जिसमें अभी जंतर मंतर का आंदोलन की बात चलेगी। आप पीछे इसका क्लिप भी देखेंगे। लेकिन ये कमेंट बड़े मज़ेदार है कि ये कमेटियाँ सिर्फ आंदोलन की आड़ में जाब कर रही है, होना वही है जो रब राम रच रखा, ठीक है ना, और जो बना कर रखा है सरकार ने खांचा। तो आप भी समझ जाइए और फिर आगे बढ़िए। जय हिंद दोस्तों। भारतीय सेना बड़े बदलाव की ओर अग्रसर है, बढ़ रही है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तीनों सेनाओं में एक योजना सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसमें कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के जवान से लेकर अफसर की ड्यूटी की जांच होगी, ड्यूटी का आकलन किया जाएगा। इस योजना के तहत
जवान हो चाहे अधिकारी हो या जेसीओ हो, इनकी जांच की जाएगी। और बता दें, इसमें ड्यूटी की का आकलन जो किया जाएगा उसके आधार पर तय होगा कि जवान को किस पद पर बैठाला जाए, अफसर को किस पद पर बैठाला जाए, प्रमोशन कैसे दिया जाए। बता दें, इस जो सिस्टम तैयार किया जा रहा है, इस सिस्टम को 360 अप्रेजल सिस्टम के नाम से जानेंगे। बता दें, ये सिस्टम जो खबर आई है, बदलेगा सैनिकों के अप्रेजल का तरीका। मैं भी कई दिन से मीटिंगों में चल रहा हूं कि OROP 3 मिलिट्री सर्विस पे डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर अब धरना प्रदर्शन भाई जरूरी है करना। अगर हमने अपना हक लेना है तो करना जरूरी है। गठबंधन की सरकार है, हक लेना है हमने। धरना प्रदर्शन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, कहीं तक भी जाना पड़े उधर तक हम जाएंगे। हम छोड़ेंगे नहीं अपना हक। तो आज क्या फैसला करा आप लोगों ने? हमने ये फैसला कराया कि भाई अभी जो हमारी या जो कमेटी है, इसका जनरल सेक्रेटरी है, जो हमारे को आदेश देगा हम उसके ऊपर वहीं पर भी धरना धरकर बैठेंगे। हमने पहले भी 15 दिन की भूख हड़ताल करी थी 18 में, रामलीला ग्राउंड में। 18 में भी था, कपिल भी था। आपका जनरल सेक्रेटरी कौन है? जनरल सेक्रेटरी है कपिल नहीं, नायक नायक कपिल फौजी। हरपाल है। ओहो, हरपाल पंजाब बुढ़ा है। ताऊ ने बिल्कुल साफ किया। फर्स्ट महार रेजिमेंट लाइन ऑफ कंट्रोल पर मेरी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित भेस्ट पाकिस्तानी मिलिटेंटों को घुसपैठ करवाता था पैसे लेकर, और यह घुसपैठ करवाने के लिए उसने मुझे और मेरे 20 सैनिक साथियों को वहां से हटा दिया था ताकि वो घुसपैठ आसानी से करा सके। मैंने उसका विरोध किया कि आप ये गदर कर रहे हो और ये नहीं चलेगा, मुझे आप ब्रिगेड कमांडर और सेना की अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना है। उसने मुझे तुरंत आउट कर दिया। तो मैंने उसकी रिपोर्ट की तो उसने मुझे फ्रॉड डॉक्यूमेंट बना के सेना से आउट कर दिया और मेरे साथ क्या क्या प्रताड़ित